Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 18th September 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about Sarnath, which is to be nominated for UNESCO's World Heritage Site by India. This topic is important from our syllabus GS Paper 1 Indian History and Art and Culture point of view. सारनाथ के बारे में समझते हैं सबसे पहले। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के लगभग 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है सारनाथ। सारनाथ इज़ एन इम्पॉर्टेंट लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू बुद्धिज़्म। इनफैक्ट यहीं पे बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन इन 1528 BC। जो अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उसमें सारनाथ शब्द नहीं लिखा हुआ है इस जगह को डिनोट करने के लिए। द अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट कॉल दिस प्लेस मृगदाव या ऋषिपत्तना। तो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है कि सारनाथ जो नाम है वो नहीं इस्तेमाल किया गया है अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट में सारनाथ को डिनोट करने के लिए मृगदाव या ऋषिपत्तना शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सारनाथ जिस जगह पे लॉर्ड बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन दिया, उस जगह को फिर डेवलप करना सबसे ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूट किया मौर्यन किंग अशोका ने। अशोका ने वहाँ पे लायन पिलर बनवाया, लायन कैपिटल ऑफ अशोका। तो आपको पता है कि अशोका ने अलग अलग जगहों पे पिलर्स इस्टेब्लिश करवाए थे इन ऑर्डर टू स्प्रेड हिज मैसेज ऑफ धम्म, और अलग अलग पिलर्स के ऊपर अलग अलग एनिमल्स को इंस्टॉल करवाया गया। उसी एनिमल के नाम पे अशोका के पिलर्स का नाम अलग अलग पड़ा है, जैसे बुल पिलर या बुल कैपिटल, लायन पिलर या लायन कैपिटल, इस तरीके से। तो सारनाथ में अशोका गॉट कंस्ट्रक्टेड लायन पिलर, and this lion pillar at Sarnath is also now India's national emblem। ये तो बात आप जानते ही हैं, हमारा जो प्रतीक है देश का वो यहीं से लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ से ही इंस्पायर्ड है। अच्छा, अशोका ने वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम लायन पिलर स्तूपा भी बनवाया जिसका नाम है धामक स्तूपा, इन ऑर्डर टू मार्क द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस साइट। वहाँ पे ये धामक स्तूपा बनवाया गया। एंड ही पैटर्नाइज सारनाथ एज एन इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम साइट। तो सारनाथ के आसपास में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स डेवलप करवाए अशोका ने ताकि एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन बने फॉर बुद्धिस्ट्स। और धीरे धीरे सारनाथ बिकेम एक्चुअली अ वेरी रिच प्लेस एज फार एज स्ट्रक्चर्स वेयर कंसर्न्ड, एंड इट एक्चुअली डेवलप्ड इनटू अ पिलग्रिम साइट फॉर बुद्धिस्ट एज वेल एज मैनी हिंदूज। लेकिन बाय 12th century AD सारनाथ वॉज डिस्ट्रक्टेड, इट वॉज डिस्ट्रॉयड। इसको डिस्ट्रॉय करने में किसका एग्जैक्ट रोल है ये अभी तक हिस्टोरियंस इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं इन कंक्लूसिव मैनर। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि सारनाथ वॉज डिस्ट्रॉयड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, कमांडर ऑफ मोहम्मद गोरी। या कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ऐसा नहीं है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने डिस्ट्रॉय किया सारनाथ को। इनफैक्ट बाय 12th century AD बुद्धिज़्म वॉज ऑन डिक्लाइन, ब्राह्मणिकल कल्चर या हिंदुइज्म वॉज ऑन द राइज, और यही कारण है कि धीरे धीरे सारनाथ एज ए पिलग्रिम साइट लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस और धीरे धीरे इट टर्न इनटू रूइंस। इसमें किसी भी इन्वेडर का रोल नहीं है, ऐसा कई सारे हिस्टोरियंस का मानना है। तो यहाँ पे थोड़े से डिस्प्यूट हैं, बट इसको लेकर के कोई डिस्प्यूट नहीं है कि सारनाथ एज इट्स सिग्निफिकेंस एज एन इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम साइट वो लूज कर गया बाय 12th century AD। धीरे धीरे ये खंडर रेलिक्स में कन्वर्ट हो गया, अबैंडन्ड प्लेस में कन्वर्ट हो गया। फिर बाद में जाकर के 18th century में इसको रिवाइव करने का काम किया गया है दोबारा से। तो उसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज़ है। देखिए, पहले करंट न्यूज़ देखते हैं एंड देन विल अगेन कम टू दिस रिवाइवल थिंग। भारत ने सारनाथ को नॉमिनेट किया है आज यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर 2025-26 साइकिल। तो हर साल
अलग अलग देश अपने अपने यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशंस को नॉमिनेट करते हैं कि हमारे हिसाब से इस लोकेशन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया जाना चाहिए। नॉमिनेशन के बाद फिर यूनेस्को के एक्सपर्ट टीम आती है, उस लोकेशन का सर्वे करती है। अगर वो कन्विंस्ड होते हैं तो फिर उस लोकेशन को टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया जाता है। फिर टेंटेटिव लिस्ट के बाद उन लोकेशंस पे चर्चा होती है एंड फाइनली यूनेस्को में गिव अप्रूवल टू इंक्लूड दैट लोकेशन इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो अभी सारनाथ को भारत सरकार की तरफ से प्रपोज किया गया है। अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है ये प्रपोजल तो सारनाथ विल बी इंक्लूडेड इन टेंटेटिव लिस्ट, और टेंटेटिव लिस्ट के बाद फिर उसको अप्रूवल फाइनली मिल जाता है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी द्वारा एट यूनेस्को, तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। तो भारत सरकार ने सारनाथ को नॉमिनेट किया है। अब यूनेस्को की टीम आने वाली है जो सारनाथ का सर्वे करेगी। तो ये सर्वे से पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि वहाँ पे जो प्लेक्स लगे थे, प्लेक्स सारनाथ पे, प्लेक्स आपने देखा होगा अलग अलग जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस होते हैं वहाँ पे नीचे में प्लेक्स लगाया रहता है जिसमें बताया जाता है कि किसके कंट्रीब्यूशन के कारण ये जगह अभी ऐसे डेवलप हुआ है या उसको रीडिस्कवर किया गया। तो प्लेक्स के मतलब कोई भी जैसे आप स्टैचू के नीचे देखते होंगे ना, प्लेक लगा रहता है जिस पे लिखा रहता है इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही सारनाथ में जो प्लेक लगा हुआ है अभी तक, उस प्लेक में क्रेडिट दिया गया है ब्रिटिश ऑफिसर्स को फॉर रीडिस्कवरी ऑफ सारनाथ। ब्रिटिश ऑफिसर्स लाइक डंकन एंड मैकेंजी इन 1798 रीडिस्कवर्ड या डेवलप्ड सारनाथ, ऐसा लिखा हुआ है। उस प्लेक को रिमूव कर रही है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और वहाँ पे अब नाम दिया जाएगा, क्रेडिट दिया जाएगा बाबू जगत सिंह को, नॉट द ब्रिटिशर्स फॉर प्रिजर्विंग सारनाथ। दैट इज़ द न्यूज़। क्योंकि 12th सेंचुरी एडी में डिक्लाइन के बाद इन 1787 इट वाज एक्चुअली बाबू जगत सिंह who highlighted the archaeological importance of Sarnath. He requested Archaeological Survey of India to restore Sarnath, और उसके बाद सारनाथ का रिस्टोरेशन शुरू हुआ। तो डंकन एंड मैकेंजी को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। दे स्टार्टेड वर्किंग इन ईयर 1798, बट उससे लगभग 10 साल पहले ही बाबू जगत सिंह जी ने काफ़ी एफर्ट्स लिए सारनाथ के आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए, एंड दैट इज़ वाई द प्लेक शुड क्रेडिट बाबू जगत सिंह। तो ये प्लेक की चेंजिंग की जा रही है सारनाथ के अंदर, यही न्यूज़ है। इसकी मदद से हमने और भी चीज़ें समझ ली कि सारनाथ का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या क्या वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए, किसने डेवलप किया, क्यों डिक्लाइन हुआ, और फिर किसने उसको रिवाइव किया। तो दैट इज़ अबाउट सारनाथ। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडियाज जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। जियोथर्मल एनर्जी पहले होता क्या है वो समझते हैं। इट इज़ द हीट डिराइव्ड फ्रॉम अर्थ्स इंटीरियर। जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ का इंटीरियर हिस्सा है जिसको हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं, ऐसे रिप्रेजेंट किया है। तो नीचे साइड में रॉक्स होंगे, रॉक्स के नीचे मैंटल होता है मोल्टेन मैग्मा विच इज़ वेरी वेरी हॉट। तो मोल्टेन मैग्मा के कारण ये रॉक्स गर्म होते रहते हैं। मोल्टेन मैग्मा के कारण रॉक्स गर्म होते रहते हैं। इन गर्म रॉक्स के कारण उनके ऊपर जो वाटर होता है वो भी गर्म होता रहता है। इट कीप्स ऑन गेटिंग हीटेड। कुछ कुछ जगहों पे ये हीटिंग ज़्यादा होती है, कुछ कुछ जगहों पे कम होती है। जहाँ पे ये हीटिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे अ पार्ट ऑफ द वाटर, अंडरग्राउंड वाटर कन्वर्ट्स इनटू स्टीम। उस स्टीम को एक्सट्रैक्ट करके अगर हम उस स्टीम की मदद से टरबाइन रोटेट करें तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है, और वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसी को कहा जाएगा जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी इज एक्चुअली द हीट डिराइव्ड फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर। उस हीट इन द फॉर्म ऑफ स्टीम को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको बाकी डे टू डे जनरल हीटिंग पर्पसेस के लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जियोथर्मल एनर्जी
energy in the form of heat derived from the earth's interior. Water comes from hot water spring या underground reservoir, especially because of the molten magma beneath the rock surface. इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है इंडस्ट्रियल यूजेज में, बाकी इंडस्ट्रियल यूजेज में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, डायरेक्ट हीटिंग एप्लीकेशंस जहाँ जहाँ पे भी होंगे. जियोथर्मल एनर्जी इज कैटेगराइज्ड एज ए रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी बिकॉज इट इज़ क्लीन एंड सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो इसके एडवांटेजेस हैं, ऑफ कोर्स इट इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल. अच्छा, बाकी रिन्यूएबल एनर्जी की तुलना में ये ज़्यादा सस्टेनेबल है, क्योंकि मान लीजिए सोलर एनर्जी का कैसा है, किसी दिन सन है किसी दिन नहीं है. मान लीजिए क्लाउडी मौसम है तो उस टाइम में तो फिर सोलर एनर्जी हार्नेस कर पाना डिफ़िकल्ट होता है. विंड एनर्जी का भी कैसा है, कभी हवा बह रही है कभी नहीं बह रही है, तो वो इतने कंसिस्टेंट नहीं हैं दीज फॉर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. लेकिन जियोथर्मल एनर्जी का कैसा है कि जहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी आपको मिलेगी वहाँ पे सस्टेनेबल एंड कंसिस्टेंट तरीके से मिलती रहेगी. तो दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज. ये रिन्यूएबल एनर्जी है, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, सस्टेनेबल है. इट विल रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑफ कोर्स इट इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन एज वेल एज डायरेक्ट हीटिंग एप्लीकेशन. बट चैलेंजेस भी हैं. इनिशियल कॉस्ट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई. बहुत डीप ड्रिलिंग करना पड़ता है. उसके बाद जब वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है या स्टीम एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो बीनीथ द ग्राउंड या बीनीथ द अर्थ सरफेस यहाँ पे वाटर या स्टीम एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक वैक्यूम सा क्रिएट हो सकता है. उस वैक्यूम के कारण लैंड सब्सिडेंस हो सकता है, ज़मीन धंस सकती है. इट कैन लीड टू सेस्मिसिटी यानी कि लोकलाइज्ड अर्थक्वेक भी आ सकता है. सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद जियोथर्मल एनर्जी. एंड ऑफ कोर्स इट इज़ लिमिटेड टू फ्यू एरियाज ओनली. जहाँ पे मिलेगी वहीं मिलेगी, और कहीं आप जैसे सोलर एनर्जी इज़ वाइड स्प्रेड, इट विल बी फाइंड अक्रॉस द वर्ल्ड मेनली इन द ट्रॉपिकल रीजन. विंड एनर्जी ऑल्सो काफ़ी लार्जर एरिया में पाया जाता है, बट ये काफ़ी लिमिटेड जगहों पे पाया जाएगा जियोथर्मल एनर्जी. दैट इज़ लिमिटेशन विथ रिस्पेक्ट टू जियोथर्मल एनर्जी. लेकिन जहाँ मिलेगा वहाँ कंसिस्टेंट तरीके से मिलेगा, वो एडवांटेज है. भारत में अगर बात की जाए तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से भारत के अंदर पोटेंशियल है 10.6 गीगावाट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने का. बट अभी तक कोई भी लार्ज स्केल जियोथर्मल पावर प्लांट लगा नहीं है भारत में. भारत में एक इम्पॉर्टेंट जियोथर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है एट पूगा वैली इन लद्दाख. नॉर्थ ईस्ट में बात की जाए तो दिरांग अरुणाचल प्रदेश में एक जियोथर्मल पावर प्लांट लाया जा रहा है. दीज आर प्रपोज्ड. पूगा वैली में तो काफ़ी सारा काम हो भी चुका है, दिरांग में अभी प्रपोजल ही है. द वर्क इज़ टू स्टार्ट. करंट न्यूज़ पे आते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भारत सरकार की, इस मिनिस्ट्री ने एक नई पॉलिसी अडॉप्ट की है, इंडियाज़ न्यू जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी. इस पॉलिसी के अंतर्गत अब भारत सरकार एक्सप्लोर करेगी कहाँ कहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी प्रोडक्शन किया जा सकता है. इसमें पायलट प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे मेनली 3 जगहों पे. गल्फ ऑफ कैम्बे गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश में एंड उत्तराखंड में. फॉरेन कंपनियों को भी इसमें इनवाइट किया जा रहा है, मेनली नॉर्वे आइसलैंड की कंपनियां, दे हैव सोन इंटरेस्ट. Plus US and Indonesian companies have also shown interest for making investment and supporting India technologically for extraction of geothermal energy. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. मेंस में आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि जियोथर्मल एनर्जी का भारत में क्या पोटेंशियल है, उसके बारे में बताइए, इसके एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस बताइए एंड रिसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स बताइए. इस तरह के प्रश्नों में आप ऐसा कंक्लूजन लिख सकते हैं कि द अर्थ हैज़ म्यूजिक फॉर दोज हु लिसन. अर्थ में अलग अलग जगहों पे अलग अलग पॉसिबिलिटीज़, अलग अलग रिसोर्सेज हैं, बस हमें उसको समझना आना चाहिए. तो जियोथर्मल एनर्जी भी ऐसा ही एक रिसोर्स है. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट बीमा सुगम. तो समझेंगे बीमा सुगम है क्या एंड देन विल कम टू द करंट न्यूज़. इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. बीमा सुगम एक प्रपोज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक ऐप कह सकते हैं आप, विच इज़ टू बी डेवलप्ड एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. जैसे स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है सेबी, बैंक्स का रेगुलेटर है आरबीआई, वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है आईआरडीएआई. और आईआरडीएआई के इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे एक ऐप डेवलप की जा रही है जिसका नाम है बीमा सुगम. बीमा सुगम ऐप या पोर्टल
would be one place solution to all kinds of insurance needs. इस जगह से, इस ऐप की मदद से आप लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ले सकते हैं। उसके बाद क्लेम भी करना तो आप पेपरलेस मैनर में क्लेम कर सकते हैं, इंस्टेंट सेटलमेंट में भी ये हेल्प करेगा। सो बीमा सुगम इज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस। जैसे ओला, उबर हैं लॉजिस्टिक्स के लिए, मूवमेंट के लिए ई मार्केट प्लेस, जैसे स्विगी जोमेटो हैं फूड एक्टिविटीज़ के लिए ई मार्केट प्लेस, वैसे ही बीमा सुगम इज़ एन ई मार्केट प्लेस फॉर इंश्योरेंस सर्विसेज। इट विल प्रोवाइड एंड टू एंड सोल्यूशन फॉर कस्टमर्स, जहाँ से वी कैन परचेज एंड इंश्योर सेटलमेंट इन डिजिटलाइज्ड मैनर। सो ये पूरा का पूरा डिजिटल मार्केट प्लेस, इट इज़ एम टू ब्रिंग इंश्योरर्स, इंटरमीडियरीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कस्टमर्स एट वन प्लेस। जब बीमा सुगम पोर्टल लॉन्च हो जाएगा तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इट विल रिवॉल्यूशनाइज इंश्योरेंस इकोसिस्टम इन इंडिया, एंड इसकी मदद से फिर इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ेगा एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ विल बी अवेलेबल एट चीपर प्रीमियम रेट्स फॉर कॉमन सिटीजन्स। तो इससे ज़्यादा लोग इंश्योरेंस ले पाएंगे। अभी बीमा सुगम को लेकर के न्यूज़ क्या है? बीमा सुगम अभी तक पूरी तरह से लॉन्च हुआ नहीं है। बीमा सुगम पोर्टल को लॉन्च करने वाली जो एंटिटी है वो है बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन। उस एंटिटी ने अपना ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च किया है, वही न्यूज़ है। बीमा सुगम्स एंटिटीज वेबसाइट लॉन्च्ड, बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन, द एंटिटी दैट विल स्टीयर बीमा सुगम पोर्टल हैज लॉन्च्ड इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। सो दिस न्यूज़ इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट येट आई कवर्ड दिस सो दैट आपको बीमा सुगम पोर्टल के बारे में समझा सकूँ। इस टॉपिक डिस्कशन बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज। Important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. Hand, foot and mouth disease एक contagious viral disease है, मतलब जल्दी फैलता है और it is caused because of viruses, especially viruses from this family, Coxsackie virus family। उस कारण से होता है hand, foot and mouth disease। Infants and children younger than 5 are most likely to get this hand, foot and mouth disease। इसको hand, foot and mouth disease कहते भी इसलिए हैं क्योंकि इसमें ब्लिस्टर्स हो जाते हैं बच्चों को इस तरीके के, और मेनली हाथों में, पाँव में या मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़। इट इज़ अनकॉमन इन एडल्ट, जैसा कि मैंने कहा जनरली इम्पैक्ट यंगर चिल्ड्रंस लेस दैन एज ऑफ 5। अडल्ट्स को जनरली ये होता नहीं है, बट हो सकता है इन रेयर केसेस। And as I told you, blister like rashes on child's hand, feet and painful sores inside the mouth। ट्रांसमिशन कैसे होता है? एक बच्चे से दूसरे बच्चे को भी ये फैल सकता है। ये जो ब्लिस्टर्स हैं इसके अंदर से निकलने वाले फ्लूइड के कारण भी ये ट्रांसमिट हो सकता है, दूसरे बच्चा इन्फेक्ट हो सकता है। इन्फेक्टेड बच्चे के म्यूकस फ्रॉम द नोज, सलाइवा, उससे भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं, ना कोई इसकी वैक्सीन है। जिन बच्चों को ये होता है वो 7 से 10 दिन में इन जनरल खुद ही रिकवर कर जाते हैं। करंट न्यूज़ ये है कि दिल्ली और हरियाणा में हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल रहा है। दैट इज़ वाई हेल्थ ऑफिशियल्स आर नाउ ऑन अलर्ट कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। न्यूज़ इज़ अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ से रिलेटेड आपसे सवाल प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अच्छा, अब जब हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ की बात चली है तो लेट अस ऑल्सो टॉक अबाउट फुट एंड माउथ डिजीज़। हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ इज़ डिफरेंट फ्रॉम फुट एंड माउथ डिजीज़। दोनों अलग अलग डिजीज़ हैं। हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ जनरली बच्चों को होता है, जबकि फुट एंड माउथ डिजीज़ होता है एनिमल्स को, मेनली एनिमल्स हु आर क्लोवेन हुफ्ड एनिमल्स। इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं जिनका हुफ होता है, वैसे जानवरों को इम्पैक्ट करता है फुट एंड माउथ डिजीज़। दोनों वायरस डिजीज़ ही हैं, हैंड, फुट एंड माउथ as well as foot and mouth. Both are viral infection only, but the viruses causing these diseases are different. ये वाले वायरस जो फुट एंड माउथ डिजीज़ करते हैं कैटल्स को, वो वायरस अलग है, और हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ जो इम्पैक्ट करता है चिल्ड्रन को, वो वायरस अलग है। ह्यूमंस को जो होता है हैंड, फुट एंड माउथ होता है, और एनिमल्स को होता है फुट एंड माउथ। ये दोनों अलग अलग डिजीज़ हैं, अलग अलग वायरस के कारण होते हैं। इंसान वाला डिजीज़ जानवरों को नहीं होता और जानवर वाला इंसान को नहीं होता। बट फुट एंड माउथ डिजीज़ जो एनिमल्स को होता है दैट इज ऑल्सो contagious viral disease, and as I said, it affects
cloven hoofed animals like buffalo, sheep, goat, pigs and deer. This topic discussion basis पे prelims practice question है. Please attempt this question and submit the answer in the comment section. UNHRC से रिलेटेड जो प्रश्न था उसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं. यूपीएस से रिलेटेड जो प्रश्न था उसमें यहाँ दूसरा स्टेटमेंट में चेंज कर दिया गया. एम्प्लॉयज़ को तो 10% कंट्रीब्यूट करना है, गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना है 18.5, तो यहाँ पे ये चेंज किया हुआ है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग. स्टार मिसाइल, दूसरा स्टेटमेंट गलत है. स्टार मिसाइल इज फॉर प्रैक्टिस, इट इज़ नॉट फॉर ऑफेंसिव पर्पसेस. लैंडस्लाइड हैपन्स ऑन स्टीपर स्लोप नॉट ऑन जेंटल स्लोप, तो पहला तो गलत हो गया. दूसरा तीसरा सही है. क्लेई रिच सॉइल में ज़्यादा होता है. अर्थक्वेक कैन ट्रिगर लैंडस्लाइड. सो करेक्ट आंसर वुड बी 2 and 3 ओनली. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.